मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे जिसका नाम है संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करेंगे तो हमें यह सोचना होगा कि संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं और क्या वास्तव में संगठन के सिद्धांत सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल सिद्धांत बन भी सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले पॉइंट पे हमने यही कवर किया है कि संगठन के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यक है किसी भी संगठन के सिद्धांतों को बनाना। पहली बात तो यह कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स। देखिए, प्रिंसिपल का एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं कि जैसे आप बोलते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि चाहे भारत में हो, चाहे आप यूएसए में हो, चाहे आप यूरोप के किसी देश में हो, आप जहां भी जाएंगे वो सिद्धांत एक ही रहेगा। और इसी तरह के तमाम सिद्धांत, चाहे वो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, चाहे न्यूटन के गति के सिद्धांत हो, सिद्धांत अगर वो बन गया तो वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो इसी तरह से लोक प्रशासन के विद्वानों ने भी ये सोचा कि क्या प्रशासन के भी कुछ सिद्धांत हो सकते हैं, और उस दिशा में कई विद्वानों ने प्रयास किया। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में लोक प्रशासन के स्थायी सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत हो सकते हैं, या इसका लोक प्रशासन के सिद्धांत और जो अन्य विज्ञान है, अन्य विज्ञान से मतलब जैसे भौतिक हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, गणित हो गया, या कोई भी विज्ञान है, उनके सिद्धांतों में कुछ अंतर है, यही समझने की यहाँ पर जरूरत है। और हम इस पूरे वीडियो में आपको इस समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि संगठन का विभाजन किस आधार पर हो, ये जानने के लिए हमें सिद्धांत की जरूरत है। यानी कोई भी संगठन आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो प्रशासन का संगठन हो, एग्जाम्पल के लिए एक जिला का संगठन ले लेते हैं कि एक जिले में एक जिले के कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होते हैं, डिप्टी कलेक्टर के नीचे तहसीलदार होते हैं, उसके नीचे जो है नायब तहसीलदार होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, पटवारी होते हैं और भी सरकारी कर्मचारी होते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने संगठन के पद सोपान का एक ढांचा बताया, और ऐसे ही ढांचे संगठन के बहुत सारे अन्य जो संगठन है, चाहे वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंश्योरेंस का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य का संगठन हो, किसी भी विभाग में आप जाएंगे तो आपको संगठन का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर हमें संगठन बनाने, संगठन के सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम चाहते हैं कि संगठन के विभाजन का आधार क्या हो, यह पता करना चाहते हैं, तो हमें एक सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये, प्रशासन का कार्य चलाने के लिए इकाइयों के निर्माण का आधार, यानी प्रशासन, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाएंगे, चाहे वो प्रशासनिक ही संगठन क्यों ना हो, तो आपको उसके अलग अलग यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग इकाई, जैसा जैसा काम रहेगा उस काम के अनुरूप आपको विभाग बनाने पड़ेंगे, उस विभाग में व्यक्तियों को रखना पड़ेगा, व्यक्तियों को काम सौंपना पड़ेगा। तो क्या इसका भी कोई सिद्धांत हो सकता है, ये भी सोचने की जरूरत है। फिर जब आप अलग अलग विभाग बना देंगे, उनको काम सौंप देंगे, तो काम को पूरा करने के लिए आपको ऑथोरिटी भी देनी पड़ेगी, और ऑथोरिटी देंगे तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। तो यहां पर फिर एक बार सोचने को हमको मजबूर होना पड़ता है कि ये जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देंगे उसका भी कोई निश्चित तरीका होगा, कोई निश्चित सिद्धांत होगा। तो इसलिए भी हमें सिद्धांत की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर सवाल ये उठता है कि बिना कंट्रोल, यानी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम उस संगठन में नियंत्रण स्थापित कर सके, कंट्रोल स्थापित कर सके। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो संगठन प्रॉपर चल ही नहीं पाएगा। तो कोई भी संगठन बनाने से पहले हमें इन बातों पर जरूर सोचना पड़ता है। तो इसीलिए संगठन की आवश्यकता तो है,
संगठन की आवश्यकता तो है, संगठन की आवश्यकता है तो संगठन के सिद्धांत की आवश्यकता भी है, और जब सिद्धांत की आवश्यकता है तो उसके कुछ सिद्धांत बनाने के तौर तरीके, क्योंकि उसके लिए रिसर्च चाहिए। सिद्धांत यूं ही नहीं बन जाते, सिद्धांत जो बनते हैं वो बहुत सारे अनुभवों के आधार पर बनते हैं, अलग अलग जगहों के अनुभवों के आधार पर बनते हैं। अगर हम फिजिक्स का कोई सिद्धांत बनाना चाहते हैं तो हमको बड़े बड़े प्रयोगशाला चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, उन लेबोरेटरी के परिणामों का अध्ययन होना चाहिए। तो सिद्धांत वो होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, सिद्धांत वो होते हैं जो बहुत सारे प्रयोगों पर आधारित होते हैं। तो क्या लोक प्रशासन के सिद्धांत भी ऐसे ही हैं? यहां पर यह प्रश्न उठ खड़ा होता है। तो इन्हीं बातों को क्लियर करने की देखिए कि जब हम लोक प्रशासन के सिद्धांत बनाने की बात करते हैं तो 3 समस्या उठ खड़ी होती है। देयर आर 3 प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट? पहला, जो लोक प्रशासन है वो कोई वस्तुओं के साथ डील नहीं करता। लोक प्रशासन जो है ये मानवीय व्यवहार से संबंधित है, ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है। तो मानवीय व्यवहार तो बदलता रहता है। अगर आप कोई निश्चित सिद्धांत बना भी लेंगे तो क्या वो निश्चित सिद्धांत हर जगह हर व्यक्ति पर लागू हो पाएगा? तो यहां पर यह सोचने की जरूरत पड़ जाती है कि मानवीय व्यवहार से जुड़ी हुई कोई भी विषय होगा तो उसमें क्या निश्चित सिद्धांत हो सकते हैं? दूसरा प्रश्न, परिस्थिति अलग अलग होती है। बिहार की परिस्थिति अलग है और मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग है, दिल्ली की परिस्थिति अलग है, महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग है, और अभी चले जाएंगे तो यूक्रेन और रूस की परिस्थिति अलग अलग है। कहने का मतलब यह है कि एक ही प्रशासन का सिद्धांत हर जगह समान रूप से क्या लागू हो पाएगा, हर परिस्थिति में क्या लागू हो पाएगा, यह भी सोचने की जरूरत है। और जो हम सिद्धांत बनाते हैं, सिद्धांत का मतलब है कि यह सार्वभौमिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। लेकिन क्या लोक प्रशासन प्रशासन के सिद्धांत विज्ञान की तरह, अन्य विज्ञानों की तरह सार्वभौमिक हो सकते हैं? यहां पर भी संदेह जो है वो सिद्धांतों पर चला जाता है। प्रशासन के सिद्धांतों पर यह समस्या खड़ी हो जाती है कि यह मानवीय व्यवहार के साथ जुड़ा होता है, यह अलग अलग परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, और लोक प्रशासन के एक ही सिद्धांत हर जगह समान रूप से लागू हो यह भी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए कई विद्वानों ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना की, लोक प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना की। इस पर हम पहले आपसे बात कर चुके हैं कि लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ। तो वहां हमने बताया था कि लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास में जो दूसरा चरण था, यानी 1927 टू 1937, वो सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन इरा ऑफ प्रिंसिपल्स। क्योंकि उसमें गुली कुर्बिक जैसे विद्वान, इसके अलावा जो है उससे पहले F.W. टेलर थे, हेनरी फ्योल, L.D. व्हाइट, ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने लोक प्रशासन में सिद्धांत देने की कोशिश की और इसे विज्ञान बनाने का प्रयास किया। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। यहां देखिए, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहल, ये 2 ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, लोक प्रशासन को आप वैसा सिद्धांत नहीं मान सकते जैसा अन्य विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, गणित है, ऐसा विज्ञान नहीं है, ये कुछ अलग हटके विज्ञान है। और यहां तक कि हर्बर्ट साइमन ने तो लोक प्रशासन के सिद्धांतों की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये तो कहावतों की तरह है। लोक प्रशासन के सिद्धांत जो है वो कहावतों की तरह है, प्रोवर्ब्स की तरह है। क्योंकि कहावत में क्या होता है, कहावत कहीं पर सही लगेगा, कभी वही कहावत जो है वो सही नहीं भी लगेगा, उल्टा लगेगा। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत जो है वो कहीं पर तो बराबर प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगे, और जब दूसरी जगह उसे लागू करने जाएंगे तो वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने कहा कि लोक प्रशासन के सिद्धांत कहावतों की तरह हैं, और हर एक सिद्धांत के विरोधाभासी सिद्धांत भी मौजूद हैं। जैसे केंद्रीकरण अच्छा है कुछ जगहों पर, लेकिन विकेंद्रीकरण भी मौजूद है।
फिर हेनरी फेयोल के बारे में उन्होंने कहा कि भाई पद सोपान हायरार्की अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है गैंग प्लैंक, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में छलांग लगा के भी काम किया जा सकता है, गैंग प्लैंक अच्छा है। तो एक ही सिद्धांत के विरोधी सिद्धांत भी मौजूद हैं। तो इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहा। रॉबर्ट डॉल ने इसकी 3 समस्याएं बताई। 3 समस्याओं में वही था कि भाई लोक प्रशासन जो है वो वैसा विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानवीय व्यवहार से जुड़ा है, ये जो है अलग अलग परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, और फिर लोक प्रशासन के सिद्धांत यूनिवर्सल भी नहीं हो सकते। तो इन्होंने भी ये समस्या बताई कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उसको सिद्धांत मानने में कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं, जैसे मुनी रैले हैं, हेनरी फेयोल हैं, गुलिक और उर्बिक हैं। गुलिक, उर्बिक, हेनरी फेयोल, मुने और रैले, ये ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि नहीं, लोक प्रशासन में सिद्धांत तो होने ही चाहिए। होने इसलिए चाहिए, क्यों होने चाहिए कि आप उसे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान जैसा विज्ञान मत मानिए, आप उसे गणित जैसा विज्ञान मत मानिए, आप उसे बायोलॉजी जैसा विज्ञान मत मानिए, लेकिन सिद्धांत के बिना काम चलेगा भी नहीं। कुछ न कुछ निश्चित नियम, प्रणाली और सिद्धांत तो विकसित करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो संगठन के सिद्धांत है कोई भौतिक विज्ञान के नियम नहीं है, कि एकदम फिजिक्स जैसे नहीं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो बिल्कुल लागू ही होगा कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचेगी। ऐसा मत मानिए। आप तो ये सोचिए कि एग्जैक्टली भौतिक विज्ञान के नियम नहीं है, लेकिन नियम है, मतलब आपको पालन करना पड़ेगा, अधिकतर समय पालन करना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी कभी उस नियम का पालन किए बिना भी अच्छा काम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको वो नियम पालन करना पड़ेगा। वो क्या क्या नियम है मैं आगे बताएंगे। ये जो सिद्धांत है ये अनुभव जन्य है, यानी अनुभव से उपजे हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों ने काम किया, काम करते हुए जो सीखा, प्रशासन के में काम करते हुए, बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, जहां पर भी लोगों ने, या प्राइवेट इंडस्ट्री या गवर्नमेंट इंडस्ट्री, तो वहां पर काम करते हुए उन्होंने कुछ सीखा, कुछ समझा, और उन्होंने ये महसूस किया कि संगठन के कुछ नियम, कुछ प्रणाली, कुछ सिद्धांत हो सकते हैं। इसीलिए ये जो सिद्धांत है ये अनुभवजन्य है, और वो जो प्रयोगशाला है इसका, ये प्रयोगशाला स्वयं समाज ही है, स्वयं इंडस्ट्री है, स्वयं प्रशासन ही है। अलग से किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है, अनुभव से ही हम सिद्धांत बनाते हैं। संगठन की समस्याओं को हल करने के लिए बने। अब ये सिद्धांत क्यों बनाने की जरूरत है? क्योंकि संगठन की समय समय पर कई समस्याएं आती रहती हैं। भाई हड़ताल हो गया तो मजदूरों के साथ झगड़ा हो गया, तो जनता जो है वो प्रशासन का घेराव कर रही है, तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, सिद्धांत बनाने पड़ेंगे कि अगर जनता ने किसी कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर लिया तो स्टेप क्या क्या होंगे, कलेक्टर सर क्या क्या किस किस तरीके से बात करेंगे, क्या जनता के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करेंगे, क्या कलेक्टर साहब खुद जाकर के बात, कुछ न कुछ आपको एक तरीका, तौर तरीका बनाना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि संगठन की समस्याओं को हल करने के लिए हमें कुछ न कुछ नियम और तौर तरीके चाहिए, और वही जो है सिद्धांत में तब्दील हो जाते हैं। संगठन के सिद्धांत प्रबंधक के लिए दिशा निर्देशन भी होते हैं। मतलब अगर आप सिद्धांत बना देते हैं तो एक तरह से ये गाइडलाइन हो जाता है, एक दिशा निर्देश हो जाता है। और क्या हो सकता है, यदि ये सिद्धांत कठोर होंगे, भाई देखिए यहां पर इन्होंने माफी मांगी। लोक प्रशासन के जो सिद्धांत के समर्थक विद्वान है वो कहते हैं, देखिए लोक प्रशासन के सिद्धांत अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह कठोर नहीं होंगे, एकदम निश्चित या सार्वभौमिक नहीं होंगे, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे। सिद्धांत होंगे लेकिन थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे, समय परिस्थिति के अनुरूप थोड़ा बहुत उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो सिद्धांत होंगे। तो इसी बात को हेनरी फेयोल ने देखिए कितनी अच्छी ढंग से बताया है कि जो लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं ये ऐसे सत्य हैं जो सिद्ध मान लिए गए हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता है। हेनरी फेयोल कहते हैं कि ये जो लोक प्रशासन के सिद्धांत आप देख रहे हैं, जो आगे मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा, ये ऐसे सत्य हैं, मतलब एक तरह से एक ट्रुथ हो गए हैं, मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है, ये सत्य है जो सिद्ध मान लिए गए हैं। और वो मान लिया गया है कि हाँ
ये बेहतर है और ये एकदम प्रूव्ड है, मतलब सही है, ये सत्य मान लिए गए हैं। और अब ये है कि वो कई प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर ये लोग मानने लगे हैं कि ये जो है इस पर विश्वास किया जा सकता है। इसीलिए लोक प्रशासन में भी कुछ सिद्धांत तो हो सकते हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मूने और रैले ने देखिए 4 सिद्धांत दिए, लोक प्रशासन के या प्रशासन के 4 सिद्धांत दिए। पहला कहा उन्होंने समन्वयात्मक सिद्धांत, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां समन्वय की जरूरत होगी, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। अलग अलग विभागों, अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग समूहों के बीच आपको कुछ समन्वय करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। फिर हायरार्की की जरूरत होगी, पद सोपान बनाना पड़ेगा, है ना। एक व्यक्ति को ज्यादा अधिकार और उत्तरदायित्व देंगे, फिर उससे थोड़ा कम अधिकार उत्तरदायित्व, उससे कम अधिकार उत्तरदायित्व, यानी राइट, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का अलग अलग स्तर पर विभाजन करते रहना पड़ेगा, जिससे कि एक पिरामिड आकार की संरचना बन जाएगी। ये पिरामिड आकार की संरचना ही हायरार्की होगी और ये जो पद सोपान होगा इससे प्रशासन पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। तो फंक्शनल कार्य का बंटवारा भी करना पड़ेगा, यानी कि समन्वय की आवश्यकता, पद सोपान की आवश्यकता, कार्य के बंटवारे की आवश्यकता और स्टाफ और लाइन की आवश्यकता। यानी हर एक संगठन में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो नीतियां, योजनाएं बनाने का काम करेंगे और कुछ ऐसे होने चाहिए जो उनका क्रियान्वयन करेंगे। तो स्टाफ जो होता है वो नीतियों, योजनाओं का निर्माण करता है, उसको स्टाफ बोलते हैं। और जो उन नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा होता है, उसको लाइन कहते हैं। तो 4 सिद्धांत इन्होंने दे दिए मूने और रैले ने। आगे देखते हैं। देखिए हेनरी फेयोल जो हैं ये भी सिद्धांतों का समर्थन करते हैं और ये 14 सिद्धांत देते हैं, 14 प्रिंसिपल, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत को निकाल के बताते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्या क्या सिद्धांत उन्होंने बोला। श्रम विभाजन, यानी कोई भी संगठन आप बनाओगे तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा, काम का बंटवारा करना पड़ेगा। अधिकार और उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी और रिस्पांसिबिलिटी का बंटवारा करना पड़ेगा। संगठन में अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होगा, नहीं तो काम ही नहीं हो पाएगा। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी संगठन के शीर्ष पर जो व्यक्ति है उसके आदेश को सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, यूनिटी ऑफ कमांड। निर्देश की एकता, निर्देश की एकता का मतलब ये होता है कि जो ऊपर का अधिकारी है, जस्ट ऊपर का अधिकारी, वो आपको जो निर्देश देगा उसे भी आपको मानना और समझना पड़ेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत हित सामान्य हित से गौण होगा। व्यक्तिगत देखिए हर एक व्यक्ति का अपना हित होता है, लेकिन संगठन का जो सामूहिक होता है, हित होता है, वो ज्यादा बड़ा हित होता है। यानी व्यक्ति जो होता है वो संगठन के लिए एक इकाई मात्र है। तो अगर संगठन, व्यक्ति का हित और संगठन का हित अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है तो संगठन का हित ही माना जाएगा, व्यक्ति का हित नहीं। पारिश्रमिक जरूरी चीज है, ये एक सिद्धांत है कि पारिश्रमिक देंगे तो वो काम करेगा, निरंतर काम करेगा। केंद्रीकरण, हेनरी फेयोल केंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि जो पावर, जो ऑथोरिटी है, जो रिस्पांसिबिलिटी है, वो शिखर पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि वहां पर योग्य व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति मौजूद होते हैं और संगठन को सही ढंग से चला सकते हैं। तो वो केंद्रीकरण के सपोर्ट में बात करते हैं और केंद्रीकरण को एक सिद्धांत मानते हैं। पद सोपान, तो देखिए जितने भी विद्वान होंगे वो पद सोपान को एक सिद्धांत मानते हैं। पद सोपान फेयोल के मुताबिक, जिसको स्केलर चेन भी कहते हैं, हेनरी फेयोल ने इसको स्केलर चेन कहा है, क्योंकि भाई स्केलर इसलिए क्योंकि एक श्रृंखला में ऊपर बढ़ता है। नीचे के पद सोपान में नीचे जो लोग रहते हैं उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो उससे थोड़ी कम होगी, और शिखर पर जाएंगे तो संख्या एकदम कम हो जाएगी। तो एक स्केलर चेन की तरह होती है। सुव्यवस्था, एक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक व्यवस्था होना चाहिए, सुव्यवस्था। समता, यानी सभी के साथ बराबर
बराबरी का व्यवहार, यानी एक कैडर के जो लोग होंगे उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक ही कैडर के लोगों की किसी का वेतन अलग है, किसी की सुविधाएं अलग है, तो डिसिमिलरिटी पैदा होगी और इससे संगठन में हार्मोनी जो है, जो एक रास्ता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। पदावधि की स्थिरता, यानी कि जो टेन्योर ऑफ वर्क है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए। नहीं कि आज किसी को रखा 6 महीने बाद निकाल दिया, ये नहीं। स्थिरता से काम करना चाहिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए उसे काम करने के लिए आप अवसर दीजिए, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो पूरी दक्षता से काम करेगा। और चीज देखिए, पहल करने की शक्ति, ये भी एक सिद्धांत है। इनिशिएटिव पावर, जो हमारे संगठन में लोग हैं उनका इनिशिएटिव पावर बढ़ाना ये भी जरूरी होता है। और सहयोग की भावना, द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल। और इसी को 5 सिद्धांतों में, ये 14 सिद्धांत को 5 में बांटा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पोकॉक, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब योजना बनाना है, ऑर्गेनाइजिंग यानी लोगों को संगठित करना है, कोऑर्डिनेटिंग यानी लोगों को कोऑर्डिनेट करना है, मिलाना है, समन्वय करना है, कमांडिंग यानी उनको आदेश देना है, और कंट्रोलिंग मतलब उनको नियंत्रित भी करना है। गुलिक भी इसी तरह से बात कहते हैं। अब गुलिक का तो आप सब लोग पहले भी देख चुके हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था प्रबंध के क्षेत्र में, और वो संगठन के क्षेत्र में भी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, यही है ये। योजना बनाओ, संगठन को उसके मुताबिक संगठित करो, उसमें लोगों की भर्ती करो, जो व्यक्ति जिस तरह के काम के लिए रखा जा सकता है, उनको निर्देशित करो, उनको गाइड करो, डायरेक्ट करो। फिर जो अलग अलग विभाग हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं उनको कोऑर्डिनेट करो। उनसे जो निचले स्तर के लोग हैं उनसे रिपोर्ट लो, रिपोर्टिंग यानी वो अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने क्या काम किया। और जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक बजटिंग होनी चाहिए, यानी कि एक वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए कि आप जो है फिजूल खर्ची तो नहीं हो रहे हैं, या कहीं पर जहां ज्यादा पैसा लगाना है वहां कम लगा रहे हैं और जहां नहीं लगाना है वहां पर ज्यादा लगा रहे हैं। तो ये बजटिंग करने से ही आपको पता चलेगा। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये भी एक तरह का हमारा प्रशासन का सिद्धांत बन गया। अब ये गुलिक जो है ये फ्योल से बहुत प्रभावित थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि ये तो ठीक है, ये तो प्रबंध के लिए जरूरी है, लेकिन गुलिक ने फ्योल से प्रभावित होकर पुनः 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए। और ये बड़े इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। देखिए, ये कहते हैं कि कोई भी संगठन आप बनाएंगे आपको कार्य विभाजन करना ही पड़ेगा। तो कार्य विभाजन एक सिद्धांत बन गया। कोई भी संगठन आप बनाएंगे तो आपको अलग अलग विभाग, अलग अलग कार्य का विभाग बनाना पड़ेगा, और ये विभाग 4 आधारों पर बन सकता है। कौन से आधार? या तो उद्देश्य के आधार पर बना सकते हैं कि भाई किस उद्देश्य से आप संगठन बना रहे हैं, तो पर्पस। या तो प्रोसेस के आधार पर बन सकता है कि भाई प्रोसेस मतलब कोई तकनीकी कार्य है तो उसके आधार पर भी संगठन बना सकते हैं। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को ध्यान में रख करके भी संगठन बनाया जा सकता है कि भाई अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संगठन बना रहे हैं, जनजातियों के कल्याण के लिए बना रहे हैं, किसानों के वेलफेयर के लिए बना ले, ये भी एक आधार हो सकता है। और प्लेस, किसी जगह के विकास के लिए बना सकते हैं, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सांची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब क्या है? प्लेस के आधार पे। व्यक्ति मतलब किसी खास समूह या व्यक्ति के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। प्रोसेस मतलब क्या? प्रक्रिया, जहां पर प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, जैसे परमाणु प्रौद्योगिकी है या स्टील इंडस्ट्री है तो वहां प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पर्पस, कोई बड़ा पर्पस है, मतलब शिक्षा का विकास करना है तो पर्पस है। हेल्थ, बेहतर हेल्थ का विकास करना है तो ये पर्पस है। तो विभागीय कोई भी संगठन आप बनाएंगे तो आपको संगठन का एक आधार निश्चित करना पड़ेगा। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, भाई देखिए, संगठन में आपने व्यक्तियों को रखा, उनके बीच कार्य विभाजन किया, आपने विभाग बनाए, अब आपको उस संगठन में लोगों को उत्तरदायित्व भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ ऑथोरिटी भी देनी पड़ेगी। तो उत्तरदायित्व का सिद्धांत यही कहता है कि ऑथोरिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। तो ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत। पद सोपान का सिद्धांत गुलिक भी देते हैं, कहते हैं भाई पद सोपान के बिना काम नहीं चलेगा, ये जरूरी है।
है, कहते हैं समन्वय, और वो भी समितियों के द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, समिति के द्वारा। समिति मतलब जिसमें 2, 4, 5 लोग होंगे, यानी कि अगर संगठन हमने बनाया और उसमें अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, तो उन व्यक्तियों को बुला करके एक मीटिंग करेंगे, एक काउंसिल बनाएंगे, और इस मीटिंग या काउंसिल के माध्यम से जो है संगठन के भीतर की जो समस्या है वो हम समझेंगे, इससे कोऑर्डिनेशन होगा। तो समितियों के द्वारा समन्वय। विकेंद्रीकरण, जहां फेओल केंद्रीकरण को आधार मानते हैं, वहीं गुलिक जो है वो विकेंद्रीकरण को प्रशासन का या संगठन का सिद्धांत मानते हैं। वो कहते हैं कि पावर को, ऑथोरिटी को एक ही जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए ऊपर, इसको धीरे धीरे निचले स्तर तक जाना चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए पावर, यानी कि उत्तरदायित्व, और साथ ही साथ ऑथोरिटी। देखिए उत्तरदायित्व तो अंतिम रूप से ऊपर के ही व्यक्ति का रहेगा, लेकिन आप धीरे धीरे ऑथोरिटी को तो निचले स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि ऑथोरिटी भी देंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, तो वही हो जाता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल ऊपर वाले व्यक्ति पर रहेगा केंद्रित, लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अपने निचले स्तर वाले व्यक्तियों को थोड़ा ऑथोरिटी भी देंगे और साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो यहां पर गुलिक जो है विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड को ये भी सपोर्ट करते हैं कि संगठन के शीर्ष पर एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि जो आदेश देगा वो संगठन के सभी स्तरों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें यूनिटी होनी चाहिए, आदेश की एकता होनी चाहिए। स्टाफ और सूत्र की बात ये भी करते हैं कि संगठन में कुछ लोग होते हैं जो स्टाफ का काम करेंगे और कुछ लाइन का काम करेंगे। स्टाफ मतलब जो योजना बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, अपने कार्यालय में बैठेंगे, कागजी कार्य करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, फाइलिंग करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्हीं नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक वास्तविक रूप से पहुंचाएंगे, और इसको कहा जाता है सूत्र। तो जो जनता से सीधे जुड़ा होगा वो हो गया लाइन, और जो स्टाफ जो ऑफिस में बैठ करके नीति, योजना, कार्यक्रम बनाएगा वो हो गया स्टाफ, है ना। तो स्टाफ और लाइन के बीच देखिए पूरा का पूरा अंतर है ऐसा नहीं है, कुछ स्टाफ लाइन भी हो सकते हैं और कुछ लाइन स्टाफ भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर यह समझने की जरूरत है कि स्टाफ का कुछ स्पेसिफिक काम होता है और लाइन का कुछ स्पेसिफिक काम होता है। तो इन सब विद्वानों ने स्टाफ और लाइन को भी एक सिद्धांत माना। प्रत्यायोजन, यानी कि सारा काम एक ही व्यक्ति संगठन के ऊपर बैठा वही कर लेगा ये जरूरी नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे डेलीगेशन ऑफ पावर, उसे अपने अधिकारों और दायित्वों का प्रत्यायोजन करना पड़ेगा। लेकिन प्रत्यायोजन में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत यह होती है कि जब आप कोई पावर डेलीगेट करोगे तो आप काम दोगे और थोड़ा अधिकार दोगे, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व, लास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति की होगी जिसने अधिकार और शक्तियां अपने नीचे वाले व्यक्तियों को दी है। जबकि विकेंद्रीकरण में ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ट्रांसफर होती है, लेकिन डेलीगेशन में जो लास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये प्रत्यायोजन कहलाता है। एंड देन वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का क्षेत्र, यानी कि किसी अधिकारी के अंदर कितने और अधिकारी और कर्मचारी हो सकते हैं, ये भी एक सिद्धांत के रूप में होना चाहिए, और इसे कहा जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसी तरह से उर्बिक ने भी 8 सिद्धांत दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संगठन है उस संगठन के कुछ सिद्धांत तो होते हैं। अब उन सिद्धांतों को 100% हर जगह समान रूप से पालन किया जाए, ये इस बात को लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट होता रहता है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये बात सही है कि संगठन के सिद्धांत एकदम हार्ड या रिजिड नहीं होने चाहिए, उसमें समय, परिस्थिति, व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप थोड़े बहुत परिवर्तन हो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी सिद्धांत संगठन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जरूरी है। और कुछ सिद्धांत देखेंगे कि जितने भी विद्वान हैं सब में कॉमन रूप से आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे कि पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत,
हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी एक अधिकारी के नीचे कितने सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत, कोऑर्डिनेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपस में समन्वय के बिना नहीं चल सकता, तो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का सिद्धांत, और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। और ऐसे ही कुछ और भी सिद्धांत हमारे पास प्रशासन और संगठन के क्षेत्र में आते हैं। इन सिद्धांतों पर अलग अलग क्लासेस में आपसे चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे पद सोपान के सिद्धांत पर, और ऐसे ही एक एक करके सभी सिद्धांतों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि संगठन और प्रशासन में सिद्धांतों की इस आवश्यकता वाले टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद।